हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एजुकेटर योगिता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आईएमएफ से रिलेटेड 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ और आज ये हमारी 3rd वीडियो है। पहली वीडियो में हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स और इंट्रोडक्शन ऑफ आईएमएफ देखा था। सेकंड वीडियो में हमने फंक्शंस और उसकी क्रेडिट लेंडिंग फैसिलिटीज़ को देखा था। ये 3rd वीडियो है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एसडीआर। एसडीआर का मतलब क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर क्या है? एसडीआर एक इंटरनेशनल रिजर्व है जिसे आईएमएफ के द्वारा फॉर्म किया गया था और इसका मेन मकसद ये था कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी में जो कमी आई है उसको पूरा किया जा सके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं। वर्ल्ड वार सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। फर्स्ट पॉइंट देखिए। वर्ल्ड वार सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ तो उसमें गोल्ड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई और वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद 1944 में ब्रेटन वुड सिस्टम आया जिसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। उसी को कम करने के लिए एसडीआर की ज़रूरत पड़ी और क्योंकि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूएस डॉलर और गोल्ड रिजर्व जो था उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई और उसको और इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपेंड करने में काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट के समय ना ही तो यूएस डॉलर था और ना ही गोल्ड था, इसलिए उनकी शॉर्टेज हो गई थी। इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपेंड करने में परेशानी हुई और उसके बाद 1973 में फिक्स्ड पैरिटी सिस्टम समाप्त हो गया। फिक्स्ड पैरिटी सिस्टम समाप्त होने के साथ साथ यूएस डॉलर और अदर करेंसीज का फ्लोट एक्सेप्ट किया गया ताकि और यह डिसाइड हुआ कि एसडीआर की जो एक्सचेंज वैल्यू है उसको फिक्स्ड किया जाए। यानी कि 1973 में क्या हुआ, फिक्स्ड पैरिटी सिस्टम तो समाप्त हो गया और यूएस डॉलर और जो अदर करेंसीज थी उनको एक्सेप्ट किया गया और डिसाइड हुआ कि एक्सचेंज वैल्यू को फिक्स्ड किया जाए। ये 3 पॉइंट थे इसके 1973 में। इसके बाद क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग ही 16 नॉन करेंसीज को बेस पर एसडीआर की वैल्यू की कैलकुलेशन डेली बेसिस पर की जाती थी। यानी कि जो 16 नॉन करेंसीज थी वो करेंसीज थी जो आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो रैंक में सबसे ऊपर थी। उन्हीं करेंसीज को एसडीआर की वैल्यू की कैलकुलेशन उन्हीं 16 नॉन करेंसीज के बेस पर की जाती थी। नेक्स्ट स्लाइड। 1981 में 1973 के बाद 1981 में एसडीआर एक इंटरनेशनल यूनिट बन गई और करेंसीज की संख्या 16 से कम करके 5 कर दी गई। वो 5 करेंसीज हैं यूएस डॉलर, जर्मनी का ड्यूक मार्क, इंग्लैंड का पाउंड, फ्रांस का फ्रैंक और जापान का येन। इन करेंसीज को शामिल किया गया। आईएमएफ जो है, आईएमएफ की जो मेंबर कंट्रीज थी उनकी जो 10 एग्रीड कंट्रीज थी उन्होंने एसडीआर को एस्टैब्लिश करने का काम किया। यानी कि एस्टैब्लिश्ड बाय 10 एग्रीड कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है एसडीआर आर द मॉनेटरी यूनिट। एसडीआर मॉनेटरी यूनिट है। यह ना ही तो कोई करेंसी है और ना ही कोई ये रुपया वगैरह है, ना ही तो ये करेंसी है, ना ही कोई कागज का नोट है। यह तो एक कूपन की तरह होता है। यह एक मॉनेटरी यूनिट जरूर है। एसडीआर आर द मॉनेटरी यूनिट ऑफ रिजर्व एसेट ऑफ आईएमएफ। एसडीआर मॉनेटरी यूनिट होने के साथ साथ आईएमएफ की रिजर्व एसेट भी है। नेक्स्ट है यूनिट वाज क्रिएटेड इन 1969 इन सपोर्ट ऑफ बीडब्ल्यूएस। एसडीआर क्रिएट की गई 1969 में और किसके सपोर्ट में? बीडब्ल्यूएस यानी कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड।
इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आ ही जाते हैं, इसलिए मैंने ये स्लाइड डाली है इसमें। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटेड बाय IMF इन 1969। ये पॉइंट हमारा हो गया था क्लियर कि IMF ने इसे क्रिएट किया था 1969 में। STR इज आल्सो कॉल्ड एज पेपर गोल्ड। STR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। STR एक इंटरनेशनल रिजर्व है जी, किसी कोई भी पेमेंट के समय STR खरीद सकता है। STR इज नॉट ए करेंसी नोट द पेपर नोट। STR ना ही तो करेंसी है, ना ही कोई पेपर नोट है, कागज का कोई नोट है। 1986 में STR बास्केट इज रिव्यूड री-इवेल्युएटेड आफ्टर एवरी 5 years। पहले डेली बेसिस पर की जाती थी, लेकिन 1986 में डिसाइड किया गया कि STR को रिव्यूड और री-इवेल्युएटेड यानी कि रिवैल्यूएट किया जाए आफ्टर 5 year। ओके, नेक्स्ट है STR इज ए बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। एट प्रेजेंट टाइम जो STR में जो 5 करेंसीज हैं वो हैं US डॉलर, यूरो, यूरोपियन यूनियन का यूरो, और 2016 में चाइनीज रेनमिनबी को भी शामिल कर दिया गया है, और जापानीज का येन और ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग। ये 5 करेंसीज हैं, इनको याद रखिएगा, ये पूछ ली जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्लाइड। STR का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इस पॉइंट में STR का मीनिंग क्लियर हो जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ STR इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नेक्स्ट है STR एज कूपन, जिसे इंटरनेशनल पेमेंट केस में फॉरेन करेंसी में बदला जा सकता है। STR जो है वो एक कूपन की तरह होता है, जिसे इंटरनेशनल पेमेंट केस में फॉरेन करेंसी में बदला जा सकता है, यानी कि करेंसी के बदले कूपन ले लिया जाता है और उस कूपन को जब पेमेंट करनी होती है तो उस कूपन का यूज़ कर लिया जाता है। IMF मेंबर कंट्रीज को उनके टोटल STR की कोटे पर 1.5% इंटरेस्ट देता है, यानी कि IMF मेंबर कंट्री से अगर लोन लेता है, पैसा लेता है तो 1.5 इंटरेस्ट देता है, और अगर पैसा मेंबर कंट्रीज को देता है लोन के रूप में तो उनसे 1.5 इंटरेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट है IMF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स। IMF जो है वो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, STR से रिलेटेड हर एक ट्रांजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। IMF एक ब्रोकर की तरह काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ STR। STR के बेनिफिट्स या मेरिट्स क्या क्या हैं। STR के आने की वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल पेमेंट में पहले US डॉलर और गोल्ड में किया जाता था, लेकिन गोल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। इसके कारण क्या हुआ, STR आने के बाद इसकी गोल्ड पर डिपेंडेंस बहुत कम हो गई है। नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू कीप STR देन गोल्ड, यानी कि इसे गोल्ड की बजाय रखना आसान है और गोल्ड की तरह इसके चोरी होने का भी कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट है यह एक तरह का पेपर कूपन है जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है, यानी कि यह एक कूपन की तरह होता है और जिसकी निर्माण की लागत, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसको बनाने की लागत बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है STR के यूज़ के कारण गोल्ड की सप्लाई पर कमी आई है, यानी कि STR के यूज़ के कारण गोल्ड की डिमांड कम होगी जिसके कारण उसकी सप्लाई में भी कमी आई है। नेक्स्ट है STR का गोल्ड की तरह डीरेगुलेटेड नहीं किया जा सकता, यानी कि गोल्ड जो है उसका प्राइस कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन STR का मूल्य पहले ही फिक्स कर लिया जाता है। 5 साल के बाद इसे रीइवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट है STR का पेमेंट और पेमेंट रिफंड्स बहुत ईजी है और फ्लेक्सिबल है। STR का पेमेंट सिस्टम बहुत ईजी है और लचीला है। द पेमेंट मेड बाय STR आर कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। इंक्रीज इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी में भी बहुत ज़्यादा फर्क आया है। कंट्रीज विद एंटी टोटल बैलेंस
benefited from it. Countries with anti-total payment balance have benefited from it. यानी कि STR के कारण क्या हुआ है, जो एंटी टोटल पेमेंट प्रतिकूल भुगतान जो है उसमें भी सभी देशों को इससे प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट है, इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स में तो यही आते हैं, इसकी एक आधे पॉइंट और भी हो सकते हैं लेकिन इससे रिलेटेड होते हैं, उनको घुमा फिरा के पॉइंट बढ़ा देते हैं। डीमेरिट्स हैं, इसकी कुछ कमियां हैं। STR में क्या हुआ है, इंटरेस्ट रेट हाई है क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए इंटरेस्ट पे करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल ऑफ STR बिकॉज इसका डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीज के कोटे से रिलेटेड है। यानी कि कंट्रीज का कोटा जितना है उसी से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसलिए STR का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, समान नहीं है। नेक्स्ट है, STR का 70% पार्ट 26 डेवलप्ड कंट्रीज के पास है। यानी कि 26 डेवलप्ड कंट्रीज के पास है, लेकिन अब इस पे काम किया जा रहा है, अब इसमें कुछ कमी आई है। नेक्स्ट है, डेवलपिंग कंट्रीज को इसका फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सबसे पहले STR ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, जो भी हो उन्हें पहले मौका मिल जाता है। और STR का एक मेन पॉइंट और है कि जो STR जो है, जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिनकी अच्छी स्थिति है, जिनका रिजर्व अच्छा है, वो जो दूसरी पार्टिसिपेंट कंट्री है उनको अपनी करेंसी STR के बदले में दे सकती हैं जिनको ज़रूरत है। समझ गए होंगे आप कि STR यानी कि एक मेंबर कंट्रीज दूसरी मेंबर कंट्रीज को अपनी करेंसी STR के बदले में दे सकती है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। जब स्टार्टिंग में जब STR बना तब इसका मूल्य 0.8867 ग्राम गोल्ड था और STR की जितनी भी ट्रांजैक्शन है STR से रिलेटेड वो IMF के अकाउंट में की जाती है। यानी कि STR से रिलेटेड कुछ भी काम होता है वो IMF रिस्पॉन्सिबल है, IMF में किया जाता है। और बस इसके पॉइंट यही हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है टॉपिक, जितना समझा जाता है बहुत ही इजी है। लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।